वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर में एनसीईआरटी प्रश्न अंकित के रूप में हल कराए थे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इस वीडियो के चैप्टर में अणु संख्या गुण और इसके प्रथम भाग वाष्प दाब का अवनमन को देखेंगे और समझेंगे भी। चलिए देखते हैं। अणु संख्या गुण आपके सामने है। अणु संख्या गुण, ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, इस अणु संख्या गुण के टॉपिक में ये चीज़ है कि आप पहले ये आपको जानना है। यहाँ पर लिख रहा है अणु संख्या गुण। अणुओं की संख्या के गुणों को अटेन करते हुए जो गुण हम अपनाएंगे उसी को कहते हैं अणु संख्या गुण। जैसा कि इसमें हमने लिखा भी है कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। और यही यहाँ पर हेडिंग भी था, अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या की अगर बात करें तो अणुओं की संख्या किसकी किसकी होती है, तो इसमें पहले आप ये जान लीजिए कि जब हम विलयन तैयार करते हैं उसमें दो बातें सामने आती है, विलेय और विलायक। ठीक। यहाँ पर अणु संख्या गुण के विषय में जो हम बताने वाले हैं उसमें विलेय ठोस होगा और विलायक द्रव होगा। इसमें विलेय ठोस के अणुओं की संख्या भी निश्चित निर्धारित करके हम काम करेंगे और विलायक जो भी हम लेंगे उसके अणुओं की संख्या भी निश्चित करके हम इसके गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं। यह गुण विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे में किसी विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन के कई गुण वाष्प दाब से संबंधित होते हैं। वे निम्न चार हैं। ये चीज़ देखिए, चार कौन कौन से हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का अवनयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और नंबर 4 है परासरण दाब। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पर विचार करेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम क्वथनांक के उन्नयन पर चर्चा करेंगे और सभी न्यूमेरिकल को हल करेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम लोग हिमांक का अवनमन के टॉपिक को उठाएंगे और सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हुए न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे और अंत में इस अणु संख्या गुणधर्म के अंतर्गत चौथे टॉपिक में परासरण दाब को भी अटेंड करने वाले हैं। इसमें एक बात आपको हम बता दें कि विलायक में जो विलेय पदार्थ हम डालेंगे वह विलायक में विलेय पदार्थ किस टाइप का होना चाहिए ये जानना जरूरी है। याद रखिए कि विद्युत अपघट्य पदार्थ और विद्युत अनअपघट्य पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है ये भी जान लीजिए। जैसे हम चीनी की बात करें, चीनी का जो फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। अगर हम इसको जल में डाल दें तो जल का विलयन तो तैयार हो जाता है, लेकिन अणु टूटता नहीं है, आयन के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक। इसको कहते हैं हम विद्युत अनअपघट्य पदार्थ है। लेकिन दूसरे अर्थ में अगर बात करें हम नमक की, तो नमक यहाँ पर फार्मूला हो गया NaCl। जब हम NaCl को जल में घोलते हैं तो क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है? हमें नमक का भी विलयन तैयार तो होगा, लेकिन इससे अलग हटके तैयार होगा। यह Na पॉजिटिव आयन चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज में, यानी कि दो भाग में एक अणु टूट जाएगा। लेकिन चीनी को जल में डालते थे तो उसका एक अणु उसी रूप में रहता है, वह आयन के रूप में टूटता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इतना जान लें कि जो पदार्थ आयन के रूप में न टूटे उसको विद्युत अनअपघट्य कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चीनी का जलीय विलयन और ग्लूकोज का जलीय विलयन, फ्रक्टोज का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन,
ये सभी जो उदाहरण होगा इस तरह का, वह कैसा होगा, विद्युत अनअपघट के केस में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये जितना भी उदाहरण अभी आपको बताए थे वो सभी जल में डालने पर वह आयन में टूटता नहीं है। हम इसी टॉपिक पर ठोस को लेकर के विचार करने वाले हैं, न कि नमक के जलीय विलयन पर विचार करने वाले हैं। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। नमक के विषय में अभी आपको हम बताए हैं कि यह आयन के रूप में टूट जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम विद्युत अपघट्य, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम किसी बात पर अभी कोई चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। अणुसंख्य गुण की जो चर्चा होती है वह ठोस और द्रव मिला करके हमें विलयन बनाने की चर्चा करनी है। लेकिन जो ठोस हम लेंगे जैसे चीनी, वह चीनी क्या है, विद्युत अनअपघट्य है, मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नमक हम गलती से भी नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ और अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं आपको। इतनी सारी टॉपिक को कैसे हम डील करने वाले हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम जल में चीनी डाल देते हैं तो जल का जो वाष्प दाब होगा, जो भी हो, चीनी मिलाने के बाद जो विलयन हमें तैयार होता है उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्वथनांक का उन्नयन में हम किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वो भी समझ लीजिए। सीधे सीधे आप इसके उदाहरण पर विचार कर लीजिए। जल को अगर उबालते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर वह उबलता है, इतना तो आप जानते ही हो। लेकिन जब उसमें चीनी की कुछ मात्रा डाल देते हैं तब वह उबलना भी बंद हो जाता है क्षणिक समय के लिए। लेकिन उस समय उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 ही रहता है। लेकिन कुछ देर के बाद और ऊष्मा ले करके, जैसे 101 हो सकता है, 102 डिग्री सेंटीग्रेड, 130, कुछ भी विलय की मात्रा के आधार पर एक और अधिक ताप पर फिर उबलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जल में चीनी मिला देने पर अब चीनी के जलीय विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं क्वथनांक के लिए। जरा हिमांक के विषय में भी समझ लीजिए। हम इस हिमांक वाले टॉपिक में क्या चर्चा करने वाले हैं, सीधे सीधे हम उदाहरण पर पहुंचने वाले हैं। जल का जो हिमांक है, हिमांक बिंदु, वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप तो इस बात को भी जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है कि उससे तनिक भी कम ताप हो तो जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और तनिक ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो वह जल में परिवर्तित हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ठोस और द्रव के बीच की अवस्था है। इतना तो बहुत बढ़िया से जानते हो कि इसके पहले के वीडियो में ये इस टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बताए थे, इसीलिए आपको जानकारी भी होगी। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब हम जल में ही चीनी की कुछ मात्रा डाल देते हैं और फिर इसको ठोस अवस्था में बदलने के लिए फ्रिज में रखें, फ्रीजर के अंदर रखें, और हम पता करने की कोशिश करें कि अब कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर वह ये बर्फ अवस्था में या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो हम पाएंगे कि जल जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर बर्फ अवस्था में परिवर्तित हो रहा था, यानी कि ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब वह 0 से कम हो सकता है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बर्फ में परिवर्तित हो सकता है -2 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो। तो यह विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा पर, यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए तो यह नाम पड़ गया अणुसंख्य गुणधर्म। ये भी अणुसंख्य गुणधर्म पर ही आधारित ये टॉपिक है। इसी तरह का एक चौथा जो टॉपिक हम आपको आगे के वीडियो में बताने वाले हैं, वह टॉपिक का नाम है परासरण दाब। ठीक, इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब हम आपको ये फर्स्ट टॉपिक में विस्तार से बताने जा रहे हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यह है क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इस टॉपिक में हेडिंग भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसका हिंट अभी हम दे चुके हैं आपको। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ये कंटेनर है, ठीक, सपोज कीजिए कांच का है, ये कुछ भी हो सकता है,
कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। इसमें शुद्ध विलायक के रूप में कोई द्रव भर दिए, जैसे हमने जल ले लिया। जरूरी नहीं है कि जल ही लें, लेकिन जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कोई जल जैसे, और उसको हमने किया क्या, ऊपर से क्लोज कर दिया, सील पैक कर दिया। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि इस द्रव के ठीक ऊपर जो स्पेस है, जगह है, एक निश्चित ताप पर विलायक वाष्पित होता है। ये बात जानते ही हैं, एक निश्चित ताप पर, ताप की बात मैं कर रहा हूँ, ताप बढ़ाने पर ये जल अधिक से अधिक वाष्पित होने लगता है, या कोई भी विलायक अधिक से अधिक वाष्पित, तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार एक निश्चित ताप पर क्या होता है, इस ऊपर से सील पैक बर्तन के अंतर्गत अगर देखें तो ये द्रव की सतह पर जो जल के अणु हैं वो अपनी गतिज ऊर्जा के कारण वो ऊपर वाष्पित होने लगेंगे। ठीक, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ऊपर ये जल के जो अणु हैं वाष्प अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात यह एक निश्चित वाष्प दाब तैयार कर लेगा। इसी वाष्प दाब को जैसे जल का वाष्प दाब कहते हैं, वैसे ही दुनिया में जितने भी द्रव होते हैं उन सब का वाष्प दाब अलग अलग और लेकिन निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि यदि जल का या किसी भी विलायक का वाष्प दाब को हम P0 माने तो P0 ये क्या हो गया, ये वैल्यू ये कांस्टेंट हो गया, किसी भी द्रव के लिए होता है कांस्टेंट। ठीक, यह चेंज नहीं होता है। अब आगे की बात करें, जब हम उस कंटेनर में ठोस विलय के रूप में चीनी या ग्लूकोज इस तरह का कोई विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई पदार्थ डाल दें, लेकिन देखिए नमक नहीं हमने लिखा है क्योंकि वो आयन में टूट जाता है, नमक तो ले ही नहीं सकते। तो इस तरह का चीनी जैसा कोई पदार्थ हम ले लें जो आयन में न टूटे, तब क्या होगा, जरा इस पर हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। तो चीनी या कोई विद्युत अनअपघट्य पदार्थ ये जल का भी अणु को का जगह ले लेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव की सतह पर जल का अणु तो रहेगा ही रहेगा, और जल के अणु के साथ साथ जो विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जो डाले थे उसके भी अणु उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि केवल विलायक ही वाष्पित होगा। हेडिंग के रूप में आपको अभी आगे मिलने वाला है कि जो विलेय पदार्थ है वह विद्युत अनअपघट्य और वाष्पित न होने वाला है। तो ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है, डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है, वह वाष्पित नहीं हो रहा है, लेकिन केवल विलायक अणु वाष्पित हो रहा है। लेकिन पहले की तुलना में आप क्या देख रहे हैं कि अब स्पेस कम है जल के लिए। इस प्रकार अब द्रव के सतह को छोड़ने वाले जल के या विलायक के अणुओं की संख्या पहले की तुलना में कम हो जाएगी, और इस प्रकार ऊपर के स्पेस में पहले के तुलना में कम इस विलायक के अणु वाष्पित होंगे। इस अवस्था में मान लेते हैं ये जो P1 नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और ये जो P1 है ऊपर जो वाष्प है उसके लिए वह क्या हो गया, पहले से कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि पहले स्वतंत्र सतह पर केवल जल या विलायक के ही अणु थे जो वाष्पित हो रहे थे। इनके अणुओं की संख्या अधिक थी, अधिक होने के कारण उनका वाष्प दाब अधिक तैयार हो रहा था। लेकिन जब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दे रहे थे तब जल के अणु के बीच बीच में यह विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के अणु की भी उपस्थिति के कारण पहले जितने अणु वाष्पित होते थे विलायक के, अब उससे कम वाष्पित होने के कारण अब जो विलयन तैयार हुआ, अब उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा कि अगर विलयन का वाष्प दाब P1 माने और विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट माने, तो ये वाला P1 क्या होगा, पहले वाले से कम हो जाएगा, क्योंकि जल के अणु के बीच बीच में ठोस विद्युत अनअपघट्य पदार्थ अवरोध डाल रहे हैं, जिससे वाष्पित अणुओं की संख्या कम हो जा रही है। चलिए इतनी तो बात समझ में आ गई। अब इसके आगे की जानकारी देते हैं। इसमें यह चीज़ लिखा हुआ है कि किसी विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। यही चीज़ तो हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे थे। इसी
को वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब में कमी कहते हैं। ठीक, अब इसका हम सूत्र निगमन करने की तैयारी कर रहे हैं। मान लेते हैं x1 क्या है, विलायक का मोल अंश, और x2 विलेय का मोल अंश है। याद रखिएगा, किसी विलयन में विलेय का मोल अंश और विलायक के मोल अंश x2 का योगफल कितना होता है, 1 होता है। ठीक, P1 क्या है यहाँ पर, विलयन का वाष्प दाब, जो कि ये कम हो गया था। P1 नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो P1 से ये अधिक था, ये अधिक मात्रा में था, क्योंकि ऊपर के द्रव के सतह पर के अणु केवल विलायक थे और वाष्पित हो रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती है, विलायक का मोल अंश के समानुपाती है। विलायक का मोल अंश जितना अधिक होगा, विलयन का वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। कैसे? अगर हरे वाले डॉट यानी कि विलायक के अणुओं की संख्या अगर ज़्यादा कर दें तो वाष्पित अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। स्पष्टता, एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। अगर हम समानुपाती स्थिरांक को हटा दें, इस समानुपाती को हटा दें, तो समानुपाती स्थिरांक के रूप में हमें क्या मिलेगा, P1 नॉट। यह P1 नॉट जो है किसी दिए गए विलायक के लिए कांस्टेंट होता है। समानुपाती हटाने पर जो भी बराबर के बाद में मिलता है वह कांस्टेंट ही वैल्यू मिलता है, वह समानुपाती स्थिरांक कहलाता है। फिलहाल यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब हम एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं कि P1 इक्वल टू क्या चीज़, P1 नॉट इंटू x1, इतना तो ये दिखाई दे रहा है। अगर इसमें दोनों तरफ निगेटिव कर दें और इसमें P1 नॉट बढ़ा दें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, P1 नॉट माइनस P1 को क्या कहेंगे, वाष्प दाब में कमी। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है। दोनों के दाब में जो कमी हुई, इस अणुओं की, यहाँ के अणुओं की संख्या और यहाँ के वाष्प के अणुओं की संख्या में जो कमी हुई, इसी कमी को वाष्प दाब में कमी या अवनमन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए P1 नॉट दोनों में से कॉमन हो रहा है, कॉमन कर भी लिए तो हमें क्या मिला, पहले में 1 और दूसरे में x1 मिला। इस प्रकार से वाष्प दाब में अवनमन या कमी आपको दिखाई दे रहा है। अब हम करेंगे क्या, जो कॉमन हम किए थे P1 नॉट, उसको नीचे ले आइए। तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू 1 माइनस x1। जैसा कि पहले से ही आपको पता है या अभी हम बता चुके हैं कि विलेय का मोल अंश और विलायक के मोल अंश का योगफल सदैव 1 होता है। यहाँ पर x1 विलायक का मोल अंश है, तो 1 घटाओ विलायक का मोल अंश इक्वल टू 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 यहाँ पर विलेय का मोल अंश है, ये चीज़। तो इस प्रकार हम 1 माइनस x1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x2। ठीक, इस प्रकार हम कह भी सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यही तो राउल्ट का नियम है। कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो एक बार और वीडियो को देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी चीज़ को अब आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विलेय का मोल अंश x2 इक्वल टू विलेय का मोल और विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के कुल मोल। ठीक, यही चीज़ इधर लिख दी है, विलेय का मोल और विलयन में विलेय और विलायक का कुल मोल। ठीक, कि इसके अनुपात को हम x2 यानी कि विलेय का मोल अंश कहते हैं। जो राउल्ट का नियम काम करता है वह तनु विलयन के लिए काम करता है या आदर्श विलयन के लिए काम करता है। तो दुनिया में कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श विलयन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, विलयन को तनु कर देंगे, अर्थात विलेय की मात्रा बहुत ही कम और विलायक की मात्रा बहुत अधिक कर देते हैं। तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन के केस में ये N1 N2 का मान क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा
N1 का मान बहुत ही अधिक हो जाएगा। इस प्रकार N2 बहुत बहुत कम है N1 से, तब N1 प्लस N2 लगभग N1 के बराबर होगा। N1 मतलब विलायक का मोल। ठीक, इस प्रकार इस N1 प्लस N2 को के जगह पर हम केवल क्या रख देंगे, N1 रख देंगे। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है N2 यहाँ पर विलेय का मोल है जो कि बहुत कम है, और N1 यहाँ पर विलायक है, विलायक का मोल है जो कि बहुत अधिक है, और इस प्रकार N1 प्लस N2 लगभग N1 के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को N1 प्लस N2 के इक्वल टू N1 रख देंगे तनु विलयन के लिए या आदर्श विलयन के लिए। ठीक, इसके पहले एक बात और समझ लें, N2 हो चाहे N1 हो, है तो मोल। मोल इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो इस प्रकार विलेय का मोल इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और विलायक का मोल इक्वल टू विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। इस मान को रख करके एडजस्ट कर दें तो अंततः हमें फार्मूला जो मिल जाता है वह P1 नाट माइनस P1 अपॉन P1 नाट इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1। यहाँ पर M2 अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार है, ये वाला, और M1 क्या है, विलायक का अणुभार है, W2 विलेय का भार है, और W1 विलायक का भार है। तो इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल चलिए हम करते हैं, आपके सामने है आंकिक, जो NCERT बेस पर आधारित ही न्यूमेरिकल है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य, वही बात कह रहा है जो हम शुरुआत में अभी किए थे जानकारी। विद्युत अपघट्य रख ही नहीं सकते, अन अपघट्य की बात सामने आ गई ना, वही बात कह रहा है जो कि हम उधर कहे भी थे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। विद्युत अन अपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6, और इसका मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार होता है 78 ग्राम प्रति मोल, इसमें घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है, 0.845 बार हो जाता है। तो हमें ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है कि क्या होगा। एक बात बताइए कि यहाँ पर बेंजीन क्या है, तो ध्यान रखिएगा बेंजीन यहाँ पर विलायक हो गया, शुद्ध विलायक। जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ ये 0.5 ग्राम डाल देते हैं, तब अब उसका यानी कि विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया, 0.845 ग्राम, यानी कि 0.850 से कम हो गया। तो यही चीज़ आपको बताए थे कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में जब डाल देते हैं तो यही चीज़ वाष्प दाब में कमी हो जाती है। चलिए हल करते हैं। राउल्ट के नियम से ये फार्मूला होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल को अटेंड करने के लिए ये नीचे से N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 रखने के आधार पर ये वैल्यू आपको मिल गया 1 के रूप में, और ये 1 के रूप में जो दिखाई दे रहा है वह विलायक के लिए है। 2 और 2 के रूप में जो दिखाई दे रहा है वह विलेय के रूप में है। P1 नाट विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और ये जो P1 है वह क्या चीज़ है, विलयन का वाष्प दाब है। चलिए इसमें गिवन है शुद्ध विलायक यानी कि बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार। P1 ये लास्ट में जरा देख लीजिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर वाष्प दाब कितना हो गया, कम हो गया 0.845 बार। ठीक, और बेंजीन यहाँ पर जो विलायक था उसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल दिया हुआ है। सपोज कीजिए अगर ये वैल्यू ना दिया गया होता तो आप क्या करते, आप सिंपल तरीके से हल कर सकते थे। बेंजीन के लिए फार्मूला होता है क्या, बेंजीन के लिए फार्मूला होता है C6H6। इसका अणुभार कैसे निकालते हो, 6 × 12, क्योंकि 12 कार्बन का परमाणु भार होता है, और प्लस 6 × 1 यानी कि 1 यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार है। इसको हल कर दें, 12 × 72 और प्लस 6 इक्वल टू 78। तो ये 78 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ना लिखा होता या बोर्ड पेपर में ये वैल्यू ना दिया गया हो तो आप निकाल भी सकते हो। तो ये चीज़ 78, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। W2 अवाष्पशील विलेय पदार्थ का भार दिया हुआ है 0.5 ग्राम। ठीक, W1 विलायक का भार दिया हुआ है 39 ग्राम।
देखिए विद्युत अनअपघटित ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक, ये चीज़ दे रखा है। हमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार M2 ज्ञात करना है। तो बस ये वाला M2 के अतिरिक्त सभी वैल्यू इसमें से दे करके पुटअप कर दीजिए, इसमें से इसमें घटा करके वैल्यू लिख लीजिए। 1 2 3 डेसिमल से 3 वैल्यू को हटा दीजिए तो ऊपर 5 मिलेगा और नीचे 850 मिलेगा। और एक बात बताइए, 0.5 × 2 कितना होगा? यह वैल्यू मिलेगा 1। ट्राई करके देख लीजिएगा। तभी हमने 1 लिख दिया। 5 दूनी 10 होता है, डेसिमल के 1 वैल्यू पर एडजस्टमेंट करोगे तो 1 मिल जाएगा। इस प्रकार नीचे मिल गया हमें M2। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो M2 इक्वल टू कितना मिला? 850/5 भाग दोगे तो 170 यानी कि 170 मिल गया। इस प्रकार हमें इस सवाल का आंसर के रूप में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का जो अणुभार मिल गया 170 ग्राम प्रति मोल मिल गया। इतनी तो बात समझ में आ गई। एट लास्ट हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने अणुसंख्य गुण पर आधारित वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के टॉपिक को अच्छी तरह से समझा दिया है और आंकिक भी हल करा दिए हैं। इस तरह के कोई भी आंकिक आपको मिले तो डिजिट केवल चेंज होता है, लेकिन न्यूमेरिकल का प्रोसेस वही होता है। तो कृपया करके एक्स्ट्रा 1-2 सवाल और कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।